हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल निशु मल्टी यूनिवर्स में। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही, जैसा कि इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया था कि गोदान जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र जी का, वो मैं लेके आ रही थी। लेकिन उपन्यास काफ़ी लंबा है, तो और मोस्टली लंबा ही होता है, उपन्यास सारे लॉन्ग होते हैं। तो दोस्तों, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं उस उपन्यास का जो है वो सारांश आप लोगों को बताऊंगी अपने आगे की वीडियो में। तो बस आज वही से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो गोदान में जितना भी आप लोगों ने जाना, तो उसको आज शॉर्ट में मैं बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा जो रचित उपन्यास गोदान है, उसमें किसानों के शोषण और उनके जीवन की एक मतलब बहुत ही दुखद घटनाओं को प्रस्तुत किया गया उसमें। और किस तरह से वो अपनी परेशानियों से जूझते हैं, किस तरह से अपनी जीविका चलाते हैं। और दोस्तों, यह उपन्यास का जो मुख्य पात्र है, जैसा कि आप लोगों ने पार्ट्स में देखा ही है कि उसमें किसान समुदाय का प्रतीक है, मतलब होरी। और अपनी पूरी ज़िंदगी कठिन परिश्रम करता है वो, और अनेक दुखों का सामना भी वो करता है। और प्रेमचंद्र जी ने इस उपन्यास के माध्यम से किसानों की दुर्दशा और उनके संघर्ष को प्रभावी ढंग से उजागर किया है। दोस्तों, गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। मतलब आई थिंक मोस्टली सभी लोग जानते होंगे गोदान का फन, निर्मला, उनकी बहुत मतलब कि सुंदर रचनाएं हैं। और भारतीय समाज की असल तस्वीर को वो मतलब कि उतारते हैं। साहित्यकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी, हिंदी साहित्य के। और इसमें जो गोदान है उसमें गांव और शहर दोनों की ज़िंदगी के संघर्ष को बेहद ही सजीव रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है। और इस कहानी में एक साधारण लेकिन जुझारू किसान होरी है, जो कि महतो है, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद ईमानदारी से जीने की कोशिश करता है। कर्ज, गरीबी और समाज के कठोर नियमों के बीच फंसा होरी अपने सपनों और ज़मीन से जुड़ा रहता है, जैसे हर भारतीय किसान की कहानी है। तो दोस्तों, होरी महतो का सपना था कि एक गाय का दान करना है, जो उसके लिए धर्म, परंपरा और आत्मसम्मान का प्रतीक था। लेकिन गरीबी, कर्ज और पारिवारिक जिम्मेदारियों में फंसे इस छोटे से सपने को भी वह पूरा नहीं कर सका। उसका जीवन जो है दोस्तों, वो आम आदमी के संघर्ष की कहानी बन जाता है, और जो थोड़ा सम्मान पाने के लिए सब कुछ सहता है। होरी के पास बस थोड़ी सी ज़मीन थी, वही उसका सहारा था, और उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और लेकिन ज़िंदगी हर बार उसे परीक्षा में डाल देती है। और अभी जैसा कि ऊपर से साहूकारों के मतलब सॉरी ज़िंदगी उससे परीक्षा लेती है, हर तरह की परेशानियां उसे देती है। उस जो किसान की जीविका उसकी खेती होती है, तो उसमें अगर सूखा पड़ जाए या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए बारिश की वजह से या बादल फटने से, तो उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो तहस-नहस हो जाती है। मतलब कि साल क्या 2 साल 3 साल की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही होरी के साथ भी होता है, सूखा पड़ जाता है, कभी फसल बर्बाद हो जाती है। ऊपर से साहूकारों का बढ़ता कर्ज और लालच सब मिलकर उसकी मेहनत को बार-बार बेकार कर देते हैं। ऐसे कठिन वक्त में धनिया, उसकी पत्नी, उसके साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है। और साहसी और दृढ़ निश्चयी धनिया सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि होरी के हर सुख दुख में, उसके दर्द में उसकी ढाल बन के खड़ी रहती है। वह सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक सच्ची साथी बनकर उसके संघर्षों को बांटती है। होरी का बेटा गोबर अपने पिता की बदहाल जिंदगी और गरीबी से तंग आकर गांव छोड़ देता है और शहर की ओर भागता है। उसका यह कदम सिर्फ एक युवक का फैसला नहीं, बल्कि गांव और शहर के बीच के बढ़ते फासले और सोच के टकराव को भी दर्शाता है। गोबर की यह बगावत
कहीं न कहीं इस नई पीढ़ी की उस छटपटाहट को बयान करती है, जो कि अभी पुरानी परंपराओं की जकड़न से आज़ाद होकर अपनी राह खुद बनाना चाहती है। गांव छोड़ने के बाद गोबर की मुलाकात झुनिया से होती है। एक सीधी सादी गरीब घर की लड़की, जिनकी दुनिया जो है वह गोबर की तरह संघर्षों से भरी हुई है। दोनों के बीच एक सच्चा और सहज प्रेम पनपता है, लेकिन यह रिश्ता समाज के ठेकेदारों को स्वीकार नहीं होता है। झुनिया जब गोबर के साथ गांव आती है तो जैसे होरी का पूरा परिवार आलोचना और तानों के तूफानों में घिर जाता है, और ये वास्तविकता है। और पंचायत, पड़ोसी, जात पात की दीवारें सब एक साथ उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन ऐसे कठिन समय में होरी और धनिया एक साधारण निर्णय लेते हैं। वे झुनिया को अपनाने का साहसी कदम उठाते हैं। यह कोई आसान फैसला नहीं था, क्योंकि उसके साथ उन्हें न सिर्फ सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा, बल्कि अपने आत्मसम्मान की कीमत भी चुकानी पड़ी थी। फिर भी होरी का यह कदम उसकी अंतरात्मा की आवाज़ थी। उसने तय किया था कि अगर एक इंसान मदद के लिए उसके दरवाजे पर आया है तो उसका धर्म है कि वह उसे अपनाए, चाहे समाज कुछ भी कहे। यही क्षण गोदान को सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सामाजिक दस्तावेज बनाता है, जो रूढ़िवादी सोच, जातिगत भेदभाव और पाखंड पर करारा प्रहार करता है। सीखने की ज़रूरत है दोस्तों इस कहानी से। गोदान दोस्तों सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, यह पूरे भारतीय समाज की दोहरी जिंदगी का आईना है। प्रेमचंद्र जी ने जिस कुशलता से ग्रामीण जीवन की पीड़ा और संघर्ष को उकेरा है, उसी ईमानदारी से उन्होंने शहरी जीवन की खोखली भव्यता को भी पर्दाफाश किया है। उपन्यास में दो जिंदगियों का समानांतर चलता है दोस्तों। एक और होरी का गांव, जहां हर दिन मेहनत, अभाव और सामाजिक बंधनों के बीच बीतता है। दूसरी ओर शहर, जहां ऊंचे घरों और चमकदार कपड़ों के पीछे छिपी है लालच, स्वार्थ और दिखावे की दुनिया। दोस्तों शहर के पात्र जैसे कि राय साहब, मिस मालती और खन्ना सब समाज के उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये वो लोग हैं जो सभ्यता और आधुनिकता की बातें करते हैं और लेकिन भीतर से टूटे और खोखले होते हैं। उनके लिए सच्चाई से ज़्यादा ज़रूरी है दिखावा, और दूसरों की नज़रों में बने रहना ही उनकी असली प्राथमिकता है। प्रेमचंद्र यहाँ हमें यह दिखाते हैं दोस्तों कि संघर्ष सिर्फ गांव में नहीं, शहर में भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि गांव का संघर्ष जमीन से जुड़ा है और ईमानदार है, जबकि शहर का संघर्ष जो है वो आभासी, बनावटी और आत्म केंद्रित है। होरी की जिंदगी में जितने भी दुख दर्द आए, उनकी जड़ कहीं न कहीं गांव की उसी व्यवस्था में छिपी थी, जहां साहूकार और पंडित जैसे लोग गरीबों की मजबूरी को अपनी ताकत बना लेते हैं। ये लोग खेत में पसीना बहाने वाले किसानों को उस जाल में फंसाते हैं जहां से निकलना नामुमकिन होता है। पंडित दाता दीन ऐसा ही एक पात्र है दोस्तों। इसमें दिखने में धर्म का सेवक, लेकिन भीतर में से पूरी तरह स्वार्थी। वह धर्म और परंपराओं की आड़ लेकर गरीबों को डराता है, दबाता है और उनसे वो सब छीन लेता है जो उनके पास बचा होता है। होरी के लिए वह सिर्फ एक पंडित नहीं बल्कि ऐसा शोषक है जिसने उसके सिर पर कर्ज का ऐसा बोझ डाल दिया जिसे उतारते उतारते पूरी उम्र बीत गई। गांव के ये साहूकार और पंडित मिलकर एक ऐसी सामाजिक संरचना खड़ी करते हैं जहां किसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लालच को पालने के लिए जिंदगी भर संघर्ष करता है। प्रेमचंद्र जी इन पात्रों के जरिए यह दिखाते हैं कि असली समस्या केवल गरीबी नहीं है, बल्कि वो मानसिकता है जो किसी की मजबूरी को अपना लाभ समझती है।
दोस्तों उपन्यास के अंत में होरी कर्ज और गरीबी से इतना परेशान हो जाता है कि उसकी सेहत बिगड़ने लगती है। जीवन भर गोदान का सपना देखने वाला होरी अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाता। मरते समय उसके पास केवल कुछ पैसे होते हैं और जो धनिया एक गाय के दान के रूप में पंडित को दे देती है। इस प्रकार होरी के सपनों और आकांक्षाओं का अंत हो जाता है। गोदान दोस्तों केवल एक किसान की कहानी नहीं है, यह मतलब कि हमारे भारतीय समाज की सच्चाई है, जो कि यह दर्शाता है कि हमारा जो समाज है वो कितना भी सभ्यता का दिखावा करे लेकिन अंदर से वो उतना ही खोखला है। होरी के जीवन के माध्यम से प्रेमचंद्र जी गरीब किसान के जीवन की कठिनाइयां, सामाजिक बंधन और अन्यायपूर्ण व्यवस्था का गहरा चित्रण किया है। उपन्यास के अंत में होरी की मृत्यु के साथ यह संदेश दिया गया है कि भारतीय समाज में गरीब किसान अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीवन भर संघर्ष करता रहता है, लेकिन अंततः व्यवस्था की मार झेलते हुए अपने सपनों को अधूरा छोड़कर दुनिया के से चले जाते हैं। गोदान एक ऐसा उपन्यास है दोस्तों जो आज भी प्रासंगिक है। इसमें प्रेमचंद्र जी ने भारतीय समाज की उन समस्याओं को उजागर किया है जो आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। होरी के संघर्ष और उसकी इच्छाओं का यह मार्मिक चित्रण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि समाज में हर व्यक्ति को समानता और न्याय का अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों यह था उपन्यास गोदान का सारांश जो कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया। आई होप आपने इस उपन्यास से बहुत कुछ जाना होगा, समझा होगा और अपने आसपास देखिए और आपको कहीं ना कहीं इसका जो वास्तविकता है वो आपको खुद नज़र आएगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।